जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका वीकली करंट अफेयर्स में डिफेंस टॉक के यूट्यूब चैनल पे। 17 से लेके 23 अक्टूबर तक के वीकली करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं, यानी कि अक्टूबर के पार्ट 3 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा कंसाइज है, सबसे ज़्यादा हैप्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि ये आपको मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जैसे कि एफकैट हो गया, एनडीए हो गया, सीबीएस एंड सीएपीएफ एसी जैसे अच्छे एग्जाम्स, हाई लेवल के एग्जाम्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग एनडीए। इन तीनों एग्जाम्स में भी ये करंट अफेयर्स आपके काम आएंगे ही आएंगे, जैसा कि पहले भी आते रहे, है ना। हर बार हमारे मोर देन 50%। सीडीएस 1 में आपके मेरे ख्याल से 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आई बिलीव सो, या 35 पूछे गए थे। उसमें भी हमारे अराउंड 25 आए थे। इन सीबीएस 2 में भी जब आपके क्वेश्चंस आगे 35 टू 40 के बीच में वेरी करे थे, मैं एग्जैक्टली भूल गया कितने थे, लेकिन उसमें भी हमारे 22 से लेकर 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली इन्हीं शीट्स में से आए। तो भाई ये रेशियो बहुत बढ़िया है ना। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा एक सीडीएस का जो कोर्स है वो ऑनगोइंग है। बसंत 2 सीडीएस 1 2025 का कोर्स ऑनगोइंग है। 80 डेज के आसपास आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप फुल फ्लैश प्रिपरेशन सीडीएस की कर रहे हैं, इस तरह की गाइडलाइंस चाहिए जहाँ पर जीके, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों को कवर किया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है, कोई वर्क करने वाला बंदा भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपकी नॉलेज एकदम बेसिक है, जीरो है, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें हम एकदम बेसिक लेवल से लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑलरेडी मैंने कई बार डाल चुकी है, फिर भी आपको चाहिए तो 8839961158 पर आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। चलिए भाई, शुरू करेंगे अपने करंट अफेयर्स को। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं ग्राम न्यायालय की फिजिबिलिटी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न्स रेज किए हैं कि जो ग्राम न्यायालय सेटअप किया जाता है, विलेज कोर्ट जिनको कहा जाता है ना, ये इनकी फिजिबिलिटी पर सवाल उठाए। और ग्राम न्यायालय को सेटअप किया जाता है ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। क्या की फीचर्स आ जाते हैं ग्राम न्यायालय के? तो सबसे पहले आता है सीट, यानी कि ये आपके इंटरमीडिएट लेवल जो रहता है पंचायत का, है ना, उसके लेवल पे रखा जाता है, या फिर बहुत सारी पंचायत को कंबाइन करके एक लेवल पे आपका ग्राम न्यायालय रखा जाता है। ठीक है, कई सारे गांव इसके अंडर में रहते हैं, तो ये इंटरमीडिएट लेवल पे हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम रहता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है न्यायाधिकारी को, एक जज टाइप का बंदा रहता है हर ग्राम न्यायालय के लिए, है ना, किया जाता है न्यायाधिकारी को अपॉइंट। और ये किया जाता है हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। इनका जुरिस्डिक्शन कितना रहेगा, इनका अधिकार क्षेत्र कितना रहेगा? तो भैया देखो, ये एक तरीके की मोबाइल कोर्ट रहती है, यानी कि इनमें सिविल मैटर्स को भी देखा जाता है और ये आपके क्रिमिनल मैटर्स जो हैं उनको भी देखते हैं। डिस्प्यूट का प्रोसेस क्या होता है? डिस्प्यूट बेसिकली जो आपके झगड़े होते हैं, इनको कंसिलिएशन से सुलझाने की कोशिश की जाती है। बातचीत से भाई मुद्दा सुलझ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, या फिर जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा 2024, उससे ये बाउंड नहीं होते, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से चलते हैं, यानी कि लोगों की समझ बूझ से और आपसी बातचीत से। ग्राम न्यायालय स्कीम के अंडर में ये जो आपकी स्कीम रहती है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट्स को कि भैया आप ग्राम न्यायालय सेटअप कीजिए। उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया है कि भाई क्रायो प्रिजर्व सीमेन जो रिप्रोडक्शन के लिए उसका यूज किया जा सकता है, ये सीमेन ऐसे इंसान को बिलोंग करता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 60 साल के बूढ़े कपल जो है, बूढ़े तो नहीं कहेंगे भाई, प्रौढ़ कह सकते हैं, अरेट कह सकते हैं, 60 साल का इंसान बूढ़ा नहीं होता। 60 साल के ओल्ड कपल को ये बोला है कि उन्हें ये हक है, उन्हें ये राइट है कि वो फ्रोजन स्पर्म्स को यूज कर सकें जो कि उनके डिसीज्ड सन को बिलोंग करते हैं। इसको वो यूज करना चाहते हैं सरोगेसी के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इंडियन लॉ के अंडर में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि भैया पोस्ट मॉर्टस रिप्रोडक्शन आप नहीं कर सकते अगर स्पाउस प्रेजेंट नहीं है तो। अगर कंसेंट जो है आपकी ओनर की, जिसका एग जिसको बिलोंग करता है, या स्पर्म जिसको बिलोंग करता है, अगर उसकी कंसेंट मिल गई है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मॉर्टस रिप्रोडक्शन जो रहता है, इसमें एक बच्चे को कंसीव किया जाता है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। जब आपके एक बायोलॉजिकल पेरेंट की मृत्यु हो गई,
या फिर दोनों ही बायोलॉजिकल पेरेंट की मृत्यु आपकी हो चुकी है तो ऐसे केस में डिसीज पर्सन का जो सीमेन होता है उसको क्रायो प्रिजर्व किया जाता है ना, ऐसे फ्रीज करके रखा जाता है। क्रायो प्रिजर्व गैमेट्स आपके जो रहते हैं इनको यूज किया जाता है बच्चे को कंसीव करने के लिए। कोर्ट ने ये कंक्लूड किया है कि कोई भी जो आपका सीमन का सैंपल है या फिर कोई भी आपका जो ओवम का सैंपल है ना, ये प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाते हैं, इंडिविजुअल के बायोलॉजिकल मटेरियल में आते हैं, है ना। और जो उसके लीगल हेयर्स हैं, एयर्स हैं, सॉरी, जो माता पिता होंगे, उत्तराधिकारी होंगे इस केस में, वो इनको यूज कर सकते। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि एआरटी की बात करें तो एआरटी में वो सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें प्रेगनेंसी ऑब्टेन की जाती है स्पर्म को ह्यूमन बॉडी के बाहर हैंडल करने से, है ना। और फिर उसके बाद में इसको गैमेट में ट्रांसफर किया जाता है और एम्ब्रियो जो है वो आपका एम्ब्रियोनाइजेशन किया जाता है। मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये आ जाता है, यानी कि जो सरोगेसी के अंडर में आता है। इसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ भी कर सकते हैं, सरोगेसी भी हो जाती है, गैमीट क्रायो प्रिजर्वेशन भी आ जाता है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यानी कि GIFT, ये सारी के सारे इसके अंडर में आ जाते हैं। उसके बाद में बात की जाएगी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी की। तो भाई पहली आसियान और इंडिया की ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी जो है वो सिंगापुर में कंडक्ट की गई। अब भैया ट्रैक 1 में क्या है? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट डिप्लोमेसी या फिर ऑफिशियल डिप्लोमेसी। यहाँ पे कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के बीच में होता है। फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं डिप्लोमेट्स के द्वारा, हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा या बाकी ऑफिशियल अथॉरिटीज के द्वारा किए जाते हैं। अलग अलग ट्रैक्स आ जाते हैं। ट्रैक 2 आपका प्रोफेशनल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ट्रैक 3 बिजनेस का है, ट्रैक 4 प्राइवेट सिटीजन का है, ट्रैक 5 आपका रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशन, ट्रैक 6 पीस एक्टिविज्म, ट्रैक 7 रिलीजन, ट्रैक 8 फंडिंग और ट्रैक 9 मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन आ जाता है, इनर सर्कल वाला। लेकिन इसके साथ साथ ट्रैक 1.5 भी आता है। ये आपका तब आता है जब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, और नॉन गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स एक डायलॉग में एंगेज होते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं, थोड़ा सा लेस फॉर्मल वेज में, है ना। ट्रैक 1 से थोड़ा सा लेस फॉर्मल आ जाता है। और ट्रैक 2 तो हमने देखा था, इसमें एक अनऑफिशियल चैनल बनाया जाता है डायलॉग का बिटवीन नॉन गवर्नमेंटल एक्सपर्ट जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, प्रोफेशनल तरीके से कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन किया जाता है। कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं भाई। स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की है, NBWL की है, उन्होंने रोड के स्ट्रेचेस जो हैं जो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलेंगे उसको साफ कर दिया कि भैया ये रोड के स्ट्रेचेस आपके निकल सकते हैं, है ना। इसकी कराकोरम और ये जो पूरी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लोकेशन कहाँ है, ये हमारी कराकोरम रेंज के ईस्टर्न मोस्ट कॉस्ट में पार्ट में आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये हो गई, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है। इसके साथ साथ ये एरिया आपका एग्जैक्टली पड़ता है लेह डिस्ट्रिक्ट में, है ना। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, लेह डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसके फाउंडेशंस की तरफ देखेंगे तो फिर ऊपर की तरफ चाइना भी आ जाएगा, इस तरफ पाकिस्तान भी आ जाएगा। ज्यादातर यहाँ का जो पार्ट है वो थोड़ा डेजर्ट वाला इलाका, कोल्ड डेजर्ट वाला इलाका है, सेमी एरिड एरिया है, कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्लेशिएशन सर्दी के समय रहता है। रिवर यहाँ पे चलती हैं नुब्रा एंड श्योक, ठीक है। फौना की बात करें, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, यूरेशियन लिंक्स पाया जाता है, हिमालयन वुल्फ और तिब्बतन एंटेलोप वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स। समर्थ स्कीम, गवर्नमेंट ने समर्थ स्कीम को 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। 2024-25 से लेके 2025-26 के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। बजट है 495 करोड़ का, टोटल 495 करोड़ का बजट है। इसमें 3 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इनका एम सिंपल सा है कि भैया इंडस्ट्री को इनकरेज करना है, सपोर्ट करना है, जॉब्स को क्रिएट करना है ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में। इसमें टेक्सटाइल्स की पूरी वैल्यू चेन को कवर किया जाएगा, इसमें स्पिनिंग भी है, वीविंग भी है, सबको जीरो से लेके एंड तक, है ना। ये डिमांड ड्रिवन और प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग प्रोग्राम है। इसके अंडर में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इनके अचीवमेंट की बात करें तो 3.27 लाख कैंडिडेट्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। इसमें से 2.6 लाख यानी कि टोटल 80% के आसपास जो है वो एम्प्लॉयड भी हो चुके हैं, है ना।
वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तकरीबन 2.89 लाख वुमेन को अभी तक ट्रेन किया जा चुका है। फिर बात करेंगे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 की, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए इन्होंने अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट को निकाला है। ये इनकी प्रोमिनेंट रिपोर्ट है जिसको फ्लैगशिप रिपोर्ट कहा जाता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024। ठीक है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फ्रेगमेंटेशन मेजर रिस्क है एनर्जी सिक्योरिटी, कि भैया जो लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गई और फ्रेगमेंटेशन यानी कि लोग इधर उधर जा रहे हैं, जमीनों के टुकड़े हो रहे हैं। 20% जो आज का ग्लोबल ऑयल आ जाता है, एलएनजी सप्लाईज आ जाती हैं, वो आपकी जाती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तकरीबन 20% यहाँ से जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका एक मैरी टाइम चोक पॉइंट। ठीक है। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसा इलाका जिसको रोका जा सकता, ट्रेड का आना जाना रुक जाएगा। ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है। क्लीन एनर्जी जो है वो आपका एक नया एनर्जी सिस्टम के तौर पे उभर के सामने आ रहा है एक अनप्रेसिडेंटेड रेट पे। तकरीबन 560 गीगावाट्स नए रिन्यूएबल कैपेसिटी 2023 में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली ऐड किया गया। ये इसके मेजर हाइलाइट्स। फिर हम अल्जीरिया की बात करेंगे जिसकी कैपिटल का नाम है अल्जियर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अल्जीरिया को विजिट किया। ये जो कंट्री है ये आती है नॉर्थ अफ्रीका की रीजन में। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को कहा जाता है मगरेब रीजन। इस रीजन में लाई करता है ये। मगरेब रीजन में आपके एटलस माउंटेन्स आ जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो मोरक्को है इसके कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, अल्जीरिया के कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपका ट्यूनीशिया है, वहाँ के कोस्टल प्लेन्स हैं, लीबिया के कोस्टल प्लेन्स हैं। ये सारे के सारे एरियाज प्लस एटलस माउंटेन्स यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है। इसके आसपास आपको कंट्रीज तो पता ही चल गई भाई। देखो, इसके आसपास ट्यूनीशिया और लीबिया इसके ईस्ट में है। ठीक है। नाइगर, माली, मॉरिशेना, ये जितनी भी कंट्रीज आके इसके साउथ में है। मोरक्को और वेस्टर्न सहारा जो है ये इसके वेस्ट में है और इसके नॉर्थ में आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। रिवर्स यहाँ पे जो फ्लो करती है उसमें एक तो आती है चैलिफ रिवर, दूसरी आती है जेडी रिवर। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट ताहत और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। वार्म ड्राई समर्स होती हैं, माइल्ड रेनी विंटर्स यहाँ पे पाई जाती। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है उन्होंने सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। सेक्शन 6A जो है ये क्या है, ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 के जरिए जोड़ा गया था। ठीक है। किस लिए जोड़ा गया था, क्योंकि आपका एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था, इसको कहा जाता है असम एकॉर्ड। इसको फॉलो करते हुए इसको जोड़ा गया था। ये किस किस के बीच में था, ये था भाई हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड असम मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनके बीच में ये आपका अकॉर्ड बनाया गया था। इसके द्वारा सिटीजनशिप दी गई है उन लोगों को जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि फिर बाद में जो बांग्लादेश बन गया, जो लोग ईस्ट पाकिस्तान से असम में आए थे जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971। ठीक है। 10 साल आपका जो है वो क्या बोलते कंप्लीट हो चुका था फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर। इस दौरान जो लोग आए थे उनको सिटीजनशिप दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस आ जाता है कि सेक्शन 6A लगाने का पार्लियामेंट का जो अधिकार है वो क्या है, तो लॉ आपका उन्होंने कहा है इनेक्ट किया गया है आर्टिकल 246 को फॉलो करते हुए, है ना। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका मैटर है ये यूनियन लिस्ट के अंडर में आ जाता है तो पार्लियामेंट इसको लगा सकती। ठीक है। ये एंट्री 17 है यूनियन लिस्ट की। एंट्री 17 डील करती है सिटीजनशिप के साथ में, नेचुरलाइजेशन के साथ में और एलियंस के साथ में यानी कि फॉरेनर्स के साथ। आर्टिकल 14 जो है वो तो आप सबको पता ही इक्वलिटी के साथ में डील करता है। तो असम की जो स्पेशल सिटीजनशिप लॉ है ये इक्वलिटी को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि माइग्रेंट सिचुएशन जो असम में है वो बाकी के इंडिया से थोड़ा सा अलग आ जाता है। ठीक है। उसके बाद कल्चर पे इम्पैक्ट की बात करें यानी कि आर्टिकल 29 का सेक्शन 1, इसमें ये भी पता चलता है कि माइग्रेंट्स के द्वारा कल्चरल राइट्स जो असमीज के हैं उनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं किया गया। जो कट ऑफ डेट है आपकी 24 मार्च 1971, ये बेसिकली रीजनेबल बनाई गई है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट आपका इसी दौरान लॉन्च किया था। बांग्लादेशी नेशनल मूवमेंट जो ईस्ट पाकिस्तान में था उसको
दबाने के लिए, ठीक है। इस डेट के बाद में जो भी आपके माइग्रेंट्स आए हैं उनको माइग्रेंट्स ड्यू टू वॉर्स करार दिया है, पार्टीशंस के बेसिस पे उनको नहीं मारा है। फिर की मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल्स ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको होस्ट किया। इस समिट के दौरान 8 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइन किए गए, बहुत अलग अलग इश्यूज पे फोकस किया गया। इसमें बजट आ जाता है, ऑपरेशंस ऑफ सेक्रेटेरिएट है, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं जो कि जोक वाला मुद्दा आ जाता है। इंडिया ने 3 मेडल्स को हाईलाइट किया है। एक तो आपका टेररिज्म आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म आ जाता है जो पाकिस्तान में चलता ही चलता है। और उसके बाद ये आ जाता है कि रीजनल पीस और डेवलपमेंट के अगेंस्ट सेपरेटिज्म को खड़ा कर इंडिया ने चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को इंडोर्स भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी की बात आ जाती है। मीटिंग में यूनिलैटरल सैंक्शंस को क्रिटिसाइज किया गया जो वेस्टर्न नेशंस ने रशिया पे लगा दी, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया के डिजिटल एजेंडा के बारे में बात हुई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई, डिजिटल इंक्लूजन की बात हुई कि एससीओ के कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में डिजिटल इंक्लूजन को शामिल किया जाना चाहिए। एससीओ के बारे में हम सबको पता है, इसका हेडक्वार्टर आ जाता है बीजिंग यानी कि चाइना में, ठीक है। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में शंघाई में आपका लॉन्च किया गया था। उस टाइम इसको कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिक जो हो गया, रिपब्लिक हो गया, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने लॉन्च किया थी। करंट मेंबर्स में इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस आ जाते हैं, जबकि अफगानिस्तान एंड मंगोलिया जो है इनको दिया गया है ऑब्जर्वर स्टेटस। फिर प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस आईएडी को, ठीक है। वही जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ और इन्होंने मिलकर इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस मनाया, ठीक है। बेसिकली पाली को जो आपका क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है उसको भी इसी दौरान सेलिब्रेट किया गया। आईआईटी की बात करें तो ये उस दिन को कमेमोरेट करता है जब भगवान बुद्ध जो है ना, जिस दिन भगवान बुद्ध आपके डिसेंड कर गए थे फ्रॉम द सेलेस्टियल रियल टू संकाशिया, मतलब इसको बेसिकली ऐसे बोला जाता है, तवा तिमस्वा देवलोका टू संसका बसंतपुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अशोक एलिफेंट पिलर जो आपका संकाशिया का है ये इनके इस इवेंट को मार्क करता है, ठीक है। ये आपके जो पहले रेनी रिट्रीट होती है जिसको वसा कहा जाता है उसके साथ भी कोइंसाइड करता है, यानी कि 3 महीने का वो पीरियड जब भिक्षुज जो है एक जगह रुके रहेंगे, है ना। और उसके बाद में आपका पावरन का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, यानी कि रेनी रिट्रीट यानी कि बारिश का समय आपका खत्म हो चुका है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई रिपोर्ट 2024 रिलीज की गई है। इसको ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई के बीच। ये रिपोर्ट बेसिकली किस चीज के बारे में बात करती है? ये रिपोर्ट बात करती है पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट के बारे में, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेटा को इकट्ठा करती है, बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि देशों के बीच में ये पॉवर्टी और कन्फ्लिक्ट का क्या सिनेरियो है ना। थीम इनकी यही है, पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के बीच में गरीबी। की फाइंडिंग्स की बात करें तो कंट्रीज जो वॉर में एंगेज हैं वहां पर ज्यादा हायर डिप्रीवेशंस हैं ऐसी कंट्रीज के कंपैरिजन में जहां पर नॉन कन्फ्लिक्ट सेटिंग्स हैं। सारे के सारे 10 इंडिकेटर्स जो एमपीआई के आते हैं उनमें, ठीक है। 112 कंट्रीज में से 1.1 बिलियन लोग, तकरीबन 18%, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। 234 मिलियन लोगों के साथ इंडिया आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल को लीड कर रही है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, ऐसा इनका कहना है। अब अगर हम इनकी बात कर लें कि भैया ये क्या है, तो देखो एमपीआई आपका एक पॉवर्टी मेजर होता है, ये गरीबी को नापता है, यानी कि मल्टीपल डेप्रीवेशंस को देखा जाता है, लोगों के पास क्या अवेलेबल नहीं है, पुअर लोगों के पास क्या नहीं है। इस फील्ड में एजुकेशन की फील्ड में देखा जाता है, हेल्थ की फील्ड में देखा जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स की फील्ड में देखा जाता है। अगर कोई भी पर्सन डिप्राइव्ड होता है आपका इंडिकेटर्स में, अलग अलग इंडिकेटर्स में, तो उनको एमपीआई पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि 1/3
या उससे ज्यादा डेप्रिवेशन हैं तो उसको एमपीआई पुअर की कैटेगरी में रखा जाता है। 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट जो हमारा आ जाता है, यानी कि पॉवर्टी को हर तरीके से हर जगह से खत्म करना है, उसको एडवांसमेंट यानी कि उसकी बात करता है। ठीक है, इंडिया के नेशनल एमपीआई की बात करें भैया, हमारा खुद का भी एक एनएमपीआई है। ये 2021 में नीति आयोग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स तो ग्लोबल एमपीआई मॉडल के डाले ही गए हैं। इसके साथ साथ दो और इसमें डाले गए हैं। एक आ जाता है मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड और एक आ जाता है बैंक अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये भाई आप कुछ डायमेंशंस देख सकते हैं। हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, चाइल्ड मोर्टेलिटी आ गया, एजुकेशन में कितने साल पढ़ाई की है, कितना अटेंडेंस रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे, फिर इंडिया ने पहला रुपी डिनोमिनेटेड एनओसी मॉरिशस को दिया है। यहाँ किस लिए दिया है? एक वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट अ प्रेजेंट बोरोइंग लिमिट दैट कैन बी टैप इनटू एट एनी टाइम, यानी कि ये डेवलपमेंटल असिस्टेंस होता है जो इंडिया ने इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इसको आइडियाज कहा जाता है, उसके थ्रू दिया है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इसको अवेल कराया गया है मॉरिशस। एलओसी कोई भी आपका ग्रांट नहीं होता, कोई मदद नहीं होती है, लेकिन इसको रखा जाता है सॉफ्ट लोन की कैटेगरी, है ना, जो कि कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कि उनको धीरे धीरे करके बोरो मतलब धीरे धीरे करके जिससे उन्होंने लिया है उसको ये रिपे करेंगी। एलओसीज इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी इनहेंस करता है, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना। 75% ऑफ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सोर्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि आपने पैसा हमसे लिया है तो 75% जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, उसके जो मटेरियल है वो आप इंडिया से मंगाएंगे। तकरीबन 300 एलओसीज यूएस के साथ में $32 बिलियन के जो आपके एलओसीज हैं वो 68 कंट्रीज को दिए जा चुके हैं, जिसमें 600 प्रोजेक्ट अलग अलग कंट्रीज के आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, यूएस के नहीं, यूएस डॉलर्स के, माय बैड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एमएसपी को बढ़ा दिया है, वीट के लिए बढ़ाया है और 5 बाकी की राबी की क्रॉप्स के लिए भी बढ़ा दिया है। एमएसपी क्या है? एमएसपी एक गारंटेड प्राइस है कि इतनी प्राइस पे तो भाई आपका जो अनाज है वो बिकेगा ही बिकेगा, यानी कि फार्मर्स को पे किया जाता है जब गवर्नमेंट उनके अनाजों को प्रिक्योर करती है या खरीदती है ना। एमएसपी में टोटल 22 क्रॉप्स आ जाती हैं, 14 के आसपास आती हैं खरीफ की क्रॉप्स। ठीक है, पैडी, जवार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, नेगर सीड, कॉटन वगैरह, ये सब पीडीएफ में देख लेना। 6 के आसपास हमारी राबी की क्रॉप्स आ जाती हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, रेप सीड आता है, मस्टर्ड सीड आता है, सेफ्लावर वगैरह। तो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स आ जाती हैं, जूट और कोपरा ये आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एमएसपी आपका तोरिया के लिए भी लगाया जाता है। डी हस्ट जो आपका कोकोनट होता है, नारियल जो रहता है, उसके लिए भी फिक्स्ड आपके एमएसपी लगाए जाते हैं, रेप सीड के लिए, मस्टर्ड के लिए, कोपरा के लिए। अब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो रहता है, CACP, ये रिकमेंड करता है एमएसपी को, है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये मिलके क्या करते हैं, आपके फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स की, इसको नॉर्मली हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन रिसर्चर्स ने क्या किया है, लिविंग माइक्रोब्स को ढूंढ निकाला है। ठीक है, ये कहाँ पाए गए हैं? ये आपके एक सील्ड फ्रैक्चर में पाए गए, एक ऐसा फ्रैक्चर इस रॉक फॉर्मेशन के अंदर जो 2 बिलियन साल पुराना है ना। और ये पूरे का पूरा एरिया आपका कहाँ लाई करता है? ये पूरे का पूरा एरिया आपका लाई करता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है लिविंग माइक्रोब्स का जो एशियंट रॉक्स में पाए गए हैं। ये लार्ज लेयर्ड इग्निशियस इंट्रूजन है अर्थ के क्रस्ट में, है ना, यानी कि मैग्मा जब यहाँ से निकली वॉल्केनो से तो अर्थ के अंदर जाके वो समा गए कुछ इस प्रकार से, और ये आपके वहां ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं, बन जाती है हमारी इग्निशियस रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं। टाइम टू टाइम इनको कवर किया गया है, स्टडी की गई है। तकरीबन 66,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरे बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। रिचेस्ट ओर आ जाती है यहाँ पे अर्थ की, 70% वर्ल्ड का माइंड प्लेटिनम यही पाया जाता है। हुलोक गिबन की बात करते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है
ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन को पहले हाँ कर दिया था, उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन को, आपने पिछले वाला अगर वीडियो देखा होगा तो, कि भैया ऑयल एक्सप्लोरेशन असम की होलोंग पार गिबन सेंचुरी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है होलोंग पार गिबन सेंचुरी। पहले उन्होंने हाँ बोल दिया कि ऑयल का एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, ये जो सेंचुरी है इसी में भाई हमारा होलोंग गिबन पाया जाता है। ये हमारे देश के एकमात्र एप्स हैं जो पाए जाते हैं, दो तरह के आते हैं। एक तो आते हैं आपके वेस्टर्न हुलॉक गिवन, ठीक है, इनको हुलॉक हुलॉक कहा जाता है। और एक आते हैं आपके ईस्टर्न हुलॉक गिवन, जिनको हुलॉक लियोसनाडाइस कहा जाता है। ये जो वेस्टर्न हुलॉक गिवन है ना, इसकी रेंज ज्यादा है, ये नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में पाया जाता है। कि ईस्टर्न हुलॉक गिवन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में और असम की कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, वो वेस्टर्न हुलॉक को आईयूसीएन की रेड लिस्ट ने इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला है, जबकि ईस्टर्न वाला जो है उसको वनरेबल की कैटेगरी में आईयूसीएन ने अपनी रेड लिस्ट में डाला। हाइपर यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे, रिसर्चर्स ने एक ऐसे मैकेनिज्म को एक्सप्लोर किया है जो कि आपका स्टेट ऑफ मैटर जो वही हमारा रहता है ना, उसके एग्जॉटिक डिसऑर्डर्ड स्टेट के लिए जिम्मेदार है ना। इसको हाइपर यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है, यानी कि सर्टेन हाइड्रोजीनियस मीडिया की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें डेंसिटी के फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं लॉन्ग वेवलेंथ रेंज में, डिके से लेके जीरो तक। ठीक है, फ्लक्चुएशंस आपके सप्रेस किए जाते हैं जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करता है। लिक्विड्स और सॉलिड से अलग रैंडम वेरिएशंस बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे। ये आपका क्वासी क्रिस्टल्स में, बायोलॉजिकल इमल्शंस में, सॉफ्ट और बायोलॉजिकल इमल्शंस और कोलॉइड्स में पाया जाता है। इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस भी आ जाते हैं। फिर बात करेंगे मॉरिटेनिया, जिसकी कैपिटल है नौकाशॉट में। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मॉरिशनिया को भी भाई आपका विजिट किया है, अल्जीरिया को किया था अभी आपको पता है, उसके बाद में मॉरिशनिया भी पहुंची है वो। यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी चलाई जाती है। ठीक है, इसकी बाउंड्री की बात करें तो वेस्टर्न सहारा जो है जिसको ऑक्यूपाई कर रखा है मोरक्को ने, ये इनके नॉर्थ वेस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है अल्जीरिया, माली इनके ईस्ट में है और साउथ ईस्ट में है, सेनेगल जो है इनके साउथ वेस्ट में है, और अटलांटिक ओशन इनके प्रॉपरली वेस्ट में आ जाता है। ये एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, पहले फ्रेंच लोगों का आधिपत्य था यहाँ पे। 1960 में इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली। इनकी लोकेशन की बात करें तो ये अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट को एक्वायर करती है, वहाँ का एक मेजर हिस्सा इनका आ जाता है, और बाकी का इनका जो पार्ट है वो काफी हद तक सहारा डेजर्ट के अंडर में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे फ्लो करती हैं। और यहाँ का क्लाइमेट आप सबको आइडिया लगी गया होगा, ड्राई है, हॉट है, विंडी है, और डेजर्टिफिकेशन काफी ज्यादा। नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स हैं और हैर्मेटन विंड्स हैं वो इसके क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को इशू किया है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि चाइल्ड मैरिज एक्ट का जो है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है, पीसीएमए 2006, सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी फॉर इनलाइटमेंट एंड वॉलेंट्री एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा है कि पीसीएमए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है उसको आप पर्सनल लॉस के जरिए या फिर ट्रेडिशंस के जरिए जो है आप उसको स्टंट नहीं कर सकते। गलत पिक्चर मैंने यूज की है, पिक्चर मुझे शायद मजहब वाली इस्तेमाल करनी चाहिए थी, वहां पे ये प्रोविजन ज्यादा है। वैसे तो धर्म में भी ज्यादा है, लेकिन मजहब के इस बारे में स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ठीक है, पर्सनल लॉज उन्हीं के ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को बोला है कि आप चाइल्ड मैरिज का प्रिवेंशन करेंगे, है ना, प्रोटेक्शन करेंगे माइनर्स का, और ऑफेंडर्स को आप पेनलाइज करेंगे एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। थोड़ा सा मुझे ये बयान उनका थोड़ा अजीब सा भी लगता है, जजमेंट अजीब सा भी लगता है, जबकि रिसेंटली अगर आपने कई सारे जजमेंट्स में देखा होगा तो उसमें स्पेसिफिक मजहब को फॉलो करने वाले लोगों को अलग अलग हाई कोर्ट्स ने जो है परमिशन दे दी थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि भैया उनके मजहब में अलाउ है तो ठीक है। कोर्ट ने इस चीज के ऊपर भी फोकस दिया है कि चाइल्ड मैरिज की रूट कॉजेज को देखा जाना चाहिए। इसमें आप पॉवर्टी को भी देखेंगे, आप इसमें जेंडर इनइक्वलिटी को देखेंगे, लैक ऑफ एजुकेशन, इंट्रेंस्ड कल्चरल नॉर्म्स जो आपके दिमाग में घुसे हुए हैं। मैरिजेस जिसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं वो उनकी फ्री विल को वायलेट करता है।
फ्री विल यानी कि अपना जीवन साथी चुनने की एक इच्छा जो रहती है आपकी, उसको वायलेट करता है। तो पार्लियामेंट ने चाइल्ड विथड्रॉल्स जिसको कहा जाता है, यानी कि प्रॉमिस भी कर दी जाती है ना कि भैया अभी हमारी बच्ची 5 साल की है, 18 साल की होगी, वैसे तुम्हें शादी कर दी जाएगी, है ना। प्रॉमिस की भाई एक शादी आपकी होके रहेगी। इसको भी पीसीए में इंक्लूड करने की बात कही गई कि भाई इसको भी इसमें इंक्लूड करो। इस गाइडलाइंस की प्रोविजंस में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूनियन टेरिटरीज जो है, ये आपके चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, एक स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट को एस्टेब्लिश करे, स्टेट स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट को आपका एस्टेब्लिश करे और मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर करे कि वो खुद से स्यू मोटो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और प्रिवेंटिव इंजेक्शंस जो है वो आपके जारी कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अलग अलग स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाए चाइल्ड मैरिज के केसेस को ज्यादा तेजी से लाने के लिए। पीसीएमए 2006 की बात करें तो इसको इनेक्ट किया गया था और इससे पहले वाला जो लॉ था आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, उसको रिप्लेस किया था। इस एक्ट को आपका शारदा एक्ट भी कहा जाता था ताकि चाइल्ड मैरिजेस को इंडिया में रोका जा सके। पीसीएमए के द्वारा एक चाइल्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, जो 21 साल से कम का है एज में मेल के लिए और 18 साल से कम की जो है फीमेल्स के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 भी आपका लाया गया था। इसमें पीसीएमए में कुछ अमेंडमेंट्स भी किए जाने थे ताकि मिनिमम एज जो मैरिज की है फीमेल्स की वो 21 ईयर्स किया जा सके, है ना। ये रिकमेंडेशन आपकी जया जेटली कमेटी की रिकमेंडेशंस पे दिए गए थे। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का जो उनका जजमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट पीबीए 1988, उसको रिव्यू करना चाह रही। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन जो आपकी दाखिल की गई है उसको अलाउ कर दी, है ना। ये रिव्यू पिटीशन आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने दाखिल की है। 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एमएस गणपति टेलीकॉम डीकॉम सॉरी बिलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला केस था। इसमें सर्टेन प्रोविजन जो आपके पीबीपीटीए के थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट। अब भैया ये जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट हमारा आ जाता है, इसको क्यों लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था ताकि बेनामी बिना नाम के ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके और बेनामी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्टिकेट किया जा सके। बेनामी ट्रांजैक्शंस होते क्या है? ये आपके वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर प्रॉपर्टी को हेल्ड किया जाता है या ट्रांसफर्ड किया जाता है किसी एक इंसान तक, लेकिन पेड किया जाता है दूसरे के तौर। ये भैया रियल ओनर है ना। इसने ब्लैक मनी दिया इस बंदे को कि भैया तुम जो है वो इसको खरीद लो। उसने प्रॉपर्टी खरीद ली इसके नाम से, अब मतलब अपने पास रखी हुई, ठीक है, और बेनिफिट्स प्रॉपर्टी के इसको मिल रहे हैं, तो ऐसा अपने बेनामी में रहता है। इसके बहुत क्लियर हाइलाइट्स भी हैं। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जो है आपके पीबीपीटीए के वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे थे, है ना, कि भैया इसमें जेल टर्म आपका बेनामी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें एक जेल टर्म आपका रहेगा, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 20 के सेक्शन 1 को वायलेट करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, है ना, आर्बिट्रेरी नेचर की वजह से। यानी कि लॉ में एक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है और अथॉरिटीज आपकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या कॉन्फिस्टिकेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो पहले की नहीं कर सकती। ये यानी कि लॉ से पहले वाली जितने भी कांड हुए हैं उनमें नहीं कर सकती, बाद में कर सकती। इसी को रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है उसमें कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं था जो उसके रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात कर सके, है ना। जैसे इनकम टैक्स है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी हो जाता है। पुराना इनकम टैक्स नहीं चुराया है तो आगे भी एक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। यूनियन ने ये कंटेंट किया था कि 2016 का जो एक्ट है ये आपका रेट्रोस्पेक्टिवली भी लग सकता है, ठीक है। कंसर्न्स हमारे बहुत आ जाते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये एक मेजर टूल माना जाता है ब्लैक मनी को हेल्ड करने के लिए। टैक्स इवेजन को ये क्या करता है? प्रमोट करता है, जिससे रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट का। रियल एस्टेट मार्केट को डिस्टॉर्ट किया जाता है, आर्टिफिशियली प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाती है क्योंकि इसको लोगों ने होल्ड कर रखा है सिर्फ बेचने के लिए। और फ्रॉडलेंट एसेट डाइवर्जन भी होता है जिससे ओनरशिप को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि कोर्ट्स को ये जरूरी हो गया है कि वो प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को लगाएं, है ना। आपका जो टेस्ट ऑफ प्रूफ होता है उसको लगाने की जगह भाई प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को लगाएं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस। यानी कि ये एक लीगल स्टैंडर्ड आ जाता है
जिसको यूज किया जाता है सिविल केसेस में अलग अलग देशों। ब्रॉड टर्म्स में देखा जाए इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ इन द माइंड ऑफ अ ट्रिब्यूनल और द कोर्ट, यानी कि हाउ श्योर आर, जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, वो कितना ज्यादा सर्टेन है, कितना ज्यादा श्योर है, कितना ज्यादा कन्विंस्ड है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इज मोर प्रोबेबल देन इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, कि कोई फैक्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना सच हो सकता है। तो ये जो प्रिपरेंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है ये सिविल केसेस में फॉलो किया जाता है, जहां पर एक लोअर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमें मिलता है। प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपका क्रिमिनल केसेस में पाया जाता है, यानी कि प्रूफ जो है वो सारे डाउट्स को ध्वस्त कर देना चाहिए, जैसा क्रिमिनल केसेस में देखा जाता है ना। हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो रहता है वो आपकी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी हद तक बिलीफ से भी काम लिया जाता है। एक रिडिजाइंड स्टैच्यू जो है लेडी जस्टिस की, वो आपकी अनवेल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, है ना। ट्रेडिशनल स्टैच्यू जो है ये 1872 में सबसे पहले आई थी कैलकाटा हाई कोर्ट में। इसका ओरिजिन ग्रीक और रोमन आइकनोग्राफी से आ जाता है, वहीं से इसको डिराइव किया था। ठीक है, अब देखो जो आपका ट्रेडिशनल ब्लाइंड फोल्ड स्टैचू है, यहाँ पर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया है, मतलब अनइम्पीडेड विजन। यानी कि सीजीआई और बाकी लोगों का ये कहना है कि अभी की जो भाई हमारी नई न्याय मूर्ति है उसके साथ से ये इम्पार्शियलिटी ऑफ विजन को सिग्निफाई कर रही है। न्यू वन जो है वो ये बोल रही है कि भाई हमारा कानून अंधा नहीं है, वो हर किसी को बराबर देखता है। हालांकि ये जो पट्टी लगाने का सेंस भी यही था कि कानून अपने सामने ये नहीं देख रहा है भैया हमारे सामने कौन है ना, हमारे सामने कौन है ये कानून नहीं देख रहा है, लेकिन अब कानून देख सकता है कि भैया हमारे सामने कौन है। लेकिन हमारे हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि भैया अब वो सबको बराबर देख रहा है। ठीक है, वैसे आंख बंदी रहती है तो सबको ज्यादा बराबर देखा जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया गया है स्वॉर्ड की जगह, यहाँ पर आपका तलवार है, अब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया गया है ना। यानी कि प्यूनिटिव पावर जो है लॉ की वो दिखाई जा रही है। ठीक है, सॉरी, जो प्यूनिटिव पावर यानी कि जो सजा देने की पावर है लॉ की, उसको रिप्लेस कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये सिग्निफाई किया जा रहा है कि इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में ज्यादा यकीन रखता है रादर देन वायलेंस और कोएजन। इंडियन अटायर, ये तो चलो अच्छा चेंज है, आपका जो अटायर है वो इंडिया का कर दिया गया है, साड़ी पहनी हुई है, बुर्का नहीं पहना हुआ है, और जो आपका ग्रेको रोमन टाइप का जो ड्रेपिंग की गई है वो तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, साड़ी पहनी हुई है मतलब ये टोटली इंडियन अटायर ही। उसके साथ साथ जो आपकी स्केल्स हैं जो पहले ऊपर और नीचे हुआ करती थी अब उनको बराबर कर दी। ठीक है, यानी कि ये सिंबलाइज करता है बैलेंस को, फेयरनेस को, जस्टिस में। ठीक है भाई, फिर इडुक्की के जो फार्मर्स हैं केरल में उनको लोकस्ट इन्फेस्टेशन यानी कि टिड्डों का आतंक झेलना पड़ रहा है। प्रीवियसली 2020 में वेस्टर्न इंडिया में, है ना, खासकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डों का आतंक छाया था जब आपका कोविड चल रहा था उसी टाइम पे। ये टिड्डे क्या होते हैं? ये छोटे से शॉर्ट हॉर्न्ड इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रास होपर्स के जैसे लगते हैं, हाईली माइग्रेटेड हैबिट्स होती है इनकी। ठीक है, टिड्डे ही होते हैं एक तरीके से ये आपके, ये बहुत बड़े, सॉरी, बहुत बड़े बड़े स्वॉर्म्स बना लेते हैं, झुंड बना लेते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर तक की। 1 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर सेवरल 100 स्क्वायर किलोमीटर तक ये झुंड बना लेते हैं। इनकी वोरेशियस फीडिंग बिहेवियर होता है जिसकी वजह से जिस भी जगह पे जाते हैं उसको पूरा सफा चढ़ कर जाते हैं, सारे कल्टीवेटेड वेजिटेशन को खा लेते हैं, फॉडर वगैरह को खा लेते हैं, इमरजेंसी की हालत पैदा कर देते हैं। 4 स्पीसीज इसकी पाई जाती है, एक तो है डेजर्ट, एक है माइग्रेटोरी, एक है आपकी बॉम्बे, और एक है आपकी ट्री लोकस्ट। ये इंडिया में पाए जाते हैं। अब उसके बाद अगली खबर आ रही है डायरेक्ट ब्लू वॉशिंग के बारे में। तो एक रिपोर्ट आपकी आई है, रिपोर्ट का टाइटल है ऑन ट्रैक और ऑफ कोर्स असेसिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 30x30 टारगेट इन द ओशन। इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड जो है वो 30x30 की जो प्लेजेस हैं उनको ब्लू वॉशिंग की वजह से अचीव नहीं कर पाएगा। अब ये 30x30 क्या है? ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ना, ताकि वर्ल्ड के 30% लैंड को और ओशन को, 30% लैंड को 30% ओशन को 2030 तक प्रोटेक्ट किया जा सके। तो भैया ये ब्लू वॉशिंग क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब मेरीन एरियाज को प्रोटेक्टेड लेबल तो कर लिया जाता है लेकिन वो ट्रूली मायनों में मरीन लाइफ को सेफगार्ड नहीं करते, खासकर मेरीन पॉल्यूशन की वजह से।
ठीक है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि 8.3% जो ओशन है उसको मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के तौर पे डिजिग्नेट किया है, लेकिन मात्र 2.8% ही इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड है। ठीक है। दूसरी ब्लू वॉशिंग की जो टर्म है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म में इस्तेमाल की जाती है, ग्रीन वॉशिंग की तरह ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो सोशल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस रहती है रादर देन द इन्वायरमेंट। मलावी की बात करते हैं, कैपिटल लिलोंग वे है इसकी भैया। आ, हमारी जो प्रेसिडेंट है इंडिया की वो मलावी भी गई। ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, आप देख सकते हो आस पास से समुद्र का कोई भी एक्सेस नहीं है इनके पास में। इनकी नेबरिंग कंट्रीज में बात करें तो इनके पास आ जाती है मोजाम्बिक, है ना। मोजाम्बिक इनके ईस्ट में है, साउथ में है। जाम्बिया इनके वेस्ट में आ जाती है। ठीक है। तंजानिया नॉर्थ में आ जाती है। और ओवरऑल एक मतलब इनके रिलीफ की बात की जाए तो ये बहुत पतला सा नेशन है, एक पतली स्ट्रिप ऑफ लैंड आ जाती। ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के आसपास ही मेजर लेक्स में यहाँ पर लेक मालावी आता है, इसको लेके न्यासा भी कहा जाता है। रिवर्स में आपकी रुकुरू है, दवंगा है, उसके साथ साथ लिलोंगवे है, और एक और है उसका नाम है पुआ। ये रिवर्स में पाई जाती है। ठीक है। हाईएस्ट पीक्स में आपकी आ जाती है सपितवा पीक या फिर माउंट मुलानजे जिसको कहा जाता है। अब देखो अगली खबर में ये है कि सारे के सारे पीआईएल जो हैं वो पॉलिसी मैटर्स पे फोकस करते हैं, जेन्युइन पीआईएल जो हैं उनको मिस किया जा रहा है, ऐसा सीजीआई का कहना है ना। यानी कि पीआईएल्स का मिसयूज किया जा रहा है, ये उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं। और एक पर्टिकुलर पीआईएल को उन्होंने डिसमिस कर दिया जिसमें ये बोला गया था कि गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप करे ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए और बाकी कंटेंट्स को देखने के लिए, है ना। पीआईएल क्या होते हैं भाई आपके? पीआईएल आपकी वो लिटिगेशंस होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहा जाता है। ठीक है। ये वो लिटिगेशंस होती है जो कोई भी पार्टी आपकी फाइल करती है, जिनका खुद का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं होता है उस पर्टिकुलर मैटर में। यानी कि ये लोग एग्रीव्ड नहीं होते, ये लोग प्रभावित नहीं होते। ये नॉर्मली इस पीआईएल को दाखिल करते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, है ना। तो मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल हल 1976 का जो सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडिंग को आपका रिलैक्स कर दिया गया था पहली बार। यानी कि पीआईएल फिर आपकी दाखिल की जा सकती है, जो एग्रीव्ड नहीं है वो भी कर सकते। उसके बाद हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, वो जिसको एक एक्टिविस्ट लॉयर ने फाइल किया था इनह्यूमन कंडीशंस को लेके, प्रिजन्स को लेके, वो आपकी फर्स्ट पीआईएल थी हमारे देश। ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स हैं जो हाई कोर्ट वगैरह को फॉलो करनी है पीआईएल के लिए। आगे बात करते हैं, एमएचए ने एडवाइजरी इशू की है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को सेक्शन 479 बीएनएसएस का लगाने के लिए फॉर रिलीफ और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जिनको जो ट्रायल के थ्रू जा रहे हैं, है ना। ये जो एडवाइजरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गई है, इसमें इस पर्टिकुलर इशू को रेज किया गया है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं इनका इतना लंबा डिटेंशन क्यों होता है ना। इनको जेल में इतने टाइम तक बंद क्यों किया जाता जबकि इनका मुकदमा चल रहा होता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पर्टिकुलर ऑर्डर आया था प्रिजन को लेके उसमें भी इसको डील किया गया। ये जो ऑर्डर है ये लीगली मैंडेट करता है कि स्टेट सेक्शन 479 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करें। ये सारे अंडर ट्रायल्स पे एप्लीकेबल होगा, चाहे उनका केस 1 जुलाई 2024 से पहले ही रजिस्टर हुआ हो या नहीं, है ना। इसी दौरान हमारी बीएनएसएस जो है इफेक्ट में आई थी। वेल प्रोविजंस आ जाते हैं बीएनएसएस के लिए, डिटेनीज के लिए। यानी कि कुछ हमारे रेगुलर केसेस आते हैं, अंडर ट्रायल्स जो हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा अगर उनका डिटेंशन पीरियड, उनकी मैक्सिमम स्पेसिफाइड इम्प्रिजनमेंट, कितना उनको मैक्सिमम उस कांड के तहत सजा दी जा सकती है, अगर उसका हाफ टाइम टच कर लेते हैं तो उनको फिर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। बेल वगैरह पे, पैरोल वगैरह पे। फिर हमारे आते हैं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। ठीक है। अगर इनका जो डिटेंशन है 1/3 पहुंच जाता है, 1/3 पहुंच जाता है इनकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट के, तो इनको भी भाई आपका छोड़ दिया जाता है। ये डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस पे लागू नहीं होता। उसके बाद एमिशंस जो रॉकेट और सैटेलाइट के होते हैं उनके लॉन्चेस के जो ये जो एमिशंस आपको दिख रहे हैं, ये ग्रोइंग इन्वायरमेंटल थ्रेट के तौर पे, मतलब इन्वायरमेंटल थ्रेट का काम कर रहे हैं। देखो पिछले 15 सालों में जो रॉकेट्स आपके लॉन्च हुए हैं पर ईयर के बेसिस पे, वो हो चुके हैं ट्रिपल। ठीक है। सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट कर रही है प्लेनेट में आसपास, वो तकरीबन 10 गुना बढ़ चुकी हैं।
तो स्पेस का जो कचरा है, स्पेस का जो डेब्रिस है, उसकी री एंट्री जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है, वो भी आपके पिछले 10 सालों में डबल हो चुकी है। और डेब्रिस का जो एटमॉस्फेयर बर्निंग है, उसकी वजह से होते हैं टॉक्सिक एमिशंस। जब डेब्रिस भाई आपका अंदर आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो आयनोस्फेयर की वजह से उसकी बर्निंग भी होती है, इसकी वजह से एमिशंस भी होते हैं। अब एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट अगर रॉकेट लॉन्चेस का देखें, तो देखो एल्यूमिना Al2O3 आ जाता है, ब्लैक कार्बन यानी कि सूट आती है। एल्यूमिना और ब्लैक कार्बन जो यानी कि सूट है, ये एब्जॉर्ब करते हैं और लॉन्ग वेव रेडिएशन को जो अर्थ से निकलती है उसको क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं। इसकी वजह से ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है ना। देखो भाई, ये हमारा सूरज है, सॉरी, ये हमारी अर्थ है, ये भाई हमारा सूरज है। सूरज ने रोशनी फेंकी शॉर्ट वेव रेडिएशन के टर्म में, यहाँ से आपकी काफी सारी रोशनी से निकल जाती, लेकिन कुछ को एक लेयर रोक लेती। ये लेयर आपकी Al2O3 या कार्बन डाइऑक्साइड इन सब की बनी होती है, जिसकी वजह से ये रेडिएशन अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी कि ज्यादा गर्मी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्रिएट होता है। और ये लोअर एटमोस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। वार्मर स्ट्रेटोस्फेयर होगा, उसकी वजह से जो ओजोन का डिप्लीशन होता है लोअर लेवल का, वो आपका तेज हो जाता है। ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन में एल्यूमिना हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह जो हैं, ये सब आपके आते हैं। रॉकेट लॉन्च में ये सारा का सारा आपका स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन में हेल्प करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, उसमें रॉकेट एमिशंस को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो हर रॉकेट तकरीबन 50 से लेकर 75 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर पैसेंजर के बेसिस पे रिलीज करता है, जो कि एरोप्लेन फ्लाइट से बहुत ज्यादा है, जो कि 1 से लेकर 3 टन आपका पर पैसेंजर के हिसाब से CO2 रिलीज करते हैं। पर एटमॉस्फेरिक लेवल पॉल्यूशन की बात करें, तो तकरीबन 2/3 जो प्रोपेलेंट एग्जॉस्ट होता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में 12 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज में छोड़ दिया जाता है। और जो हमारी मीजोस्फेयर है, 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक वहां पर भी चला जाता है, जो कि 2 से 3 साल तक वहां परसिस्ट करता है, वहां टिका रहता है। ठीक है। इवन जो ग्रीन रॉकेट्स हैं, जो लिक्विड हाइड्रोजन से चल रहे हैं, वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैस हाई एल्टीट्यूड पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आ जाती है हमारी मेटेलिक ऐश। ये जो मेटेलिक ऐश होती है ना, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करती है और ज्यादा हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन को हमारे सरफेस पे पहुंचने में हेल्प करती है। उसका बात करते हैं, 8 साल हो चुके हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, यानी कि उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। PM ने इसको इनॉग्रेट किया था सहारनपुर में। इनिशियली इसको सहारनपुर, रीवा, अंबिकापुर, ये जो आपके एयरपोर्ट्स आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, सॉरी, इनमें अभी रिलीज किया गया है, जो आपके सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसके उसमें। ठीक है। तो इसको डील किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी NCAP 2016 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। इसका पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को देश में बढ़ाना, खासकर रिमोट और अंडर सर्व्ड रीजन्स में, जिससे एयर ट्रेवल अफोर्डेबल हो सके नॉर्मल लोगों के लिए। अब इंडिया काला आजार को एलिमिनेट करने की ट्रैक पर है। इसको विसरल लेशमानाइसिस कहा जाता है। एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे हम इसको खत्म करने वाले हैं, है ना। यानी कि आपके केसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। 10,000 लोगों में एक केस पाया जा रहा है तकरीबन 2 लगातार सालों से। यानी कि WHO के जो क्राइटेरिया है एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन के लिए, वो हम अचीव करने वाले हैं। इसका जो पैथोजन आपका होता है, वो रहता है एक प्रोटोजोआ पैरासाइट। ठीक है। तकरीबन अलग अलग 20 लेशमाइनिया स्पीसीज होती है, उनको बिलोंग करता है। इसका ट्रांसमिशन होता है पाइट के जरिए। ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल फ्लेबोटोमाइन सेंट फ्लाइज जो रहती हैं, वो आपकी फीड करती हैं ब्लड पे और यहाँ एग्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। आपको एकदम से अचानक से बुखार आते हैं, वेट लॉस होता है, स्प्लीन और लीवर का इन्लार्जमेंट होता है, एनीमिया हो जाता है, ये सब आपका काला आजार के सिम्टम्स है। ज्यादातर केसेस कहाँ होते हैं? ज्यादातर केसेस आपके ब्राजील में होते हैं, ईस्ट अफ्रीका में, इंडिया में। यहाँ पर 4 स्टेट्स आ जाते हैं, बिहार है, झारखंड है, यूपी है एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। काला आजार सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिसीज है आफ्टर मलेरिया इन इंडिया। अफ्रीकन बाओबाब की बात करेंगे। अफ्रीकन बाओबाब को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है। ये आपके ड्राई अफ्रीकन सेवेना, ये जिस तरीके का आपको ये लैंडस्केप दिख रहा है ना, ये बस झाड़ियां झाड़ियां हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, इसको सेवेना लैंडस्केप कहा जाता है।
तो जो ड्राई अफ्रीकन सवेन्ना है वहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को ह्यूमिड रखता है, सॉइल के अंदर पानी मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है, इरोजन को कमजोर करता है। भाई इतना बड़ा पेड़ है, जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखता है। इसके ट्रंक की बात करें तो ये ट्रंक आपका सकलेंट की तरह बिहेव करता है, एब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है वाटर को रेनी सीजन में अपनी इस बड़ी सी तने में, है ना। इसके अंदर फॉल्स कैविटीज होती हैं। इसकी जो बार्क है, पेड़ की छाल है, वो क्या करती है, स्टेम्स के बीच में रीजनरेट होती है, जिनको फॉल्स कैविटीज भी कहा जाता है। इसके बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, लार्ज व्हाइटिश फ्लावर्स होते हैं, जो रात के टाइम खिलते हैं और 24 घंटे के अंदर झड़ जाते हैं। इसके जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी जो है वो भी पाई जाती है, एक वाइटल न्यूट्रिएंट और फूड सोर्स के तौर पे बहुत सारी इसी स्पीसीज का के लिए काम में आता है। इंडिया में भी कुछ सर्टेन जगह पे, एमपी में और गुजरात वगैरह में ये पाया जाता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। एक टिग्रेस की मृत्यु हो चुकी है ना, और उसका जो कप था वो मिसिंग था। इसकी वजह से जो री इंट्रोडक्शन प्लान रामगढ़ विषधारी रिजर्व में हो रहे थे वो एक फॉल्ट पे आ रहे, है ना। ये 4th टाइगर रिजर्व आ जाता है राजस्थान में, 52nd टाइगर रिजर्व आ जाता है हमारे पूरे इंडिया का। इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है भाई हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वो नहीं था वो नहीं था, भूल गया यार मैं। नाहरगढ़ हो गया, केवलादेव, सांबर, जंबार, रामगढ़, हाँ ये आपका लाया करता है बूंदी में। बूंदी आ जाती है हमारी राजस्थान में, ठीक है। साउथ ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का। ये विंध्य और अरावली के एलिमेंट्स दोनों को कैरी करके ले जाता है, ठीक है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व हमारा यहाँ पर जो आ जाता है, नेशनल पार्क जो आ जाता है, और मुकुंदरा जो आ जाता है, इन दोनों के एरिया को ये कवर करता है। ये रहा मुकुंदरा, इन दोनों के एरिया को काफी हद तक ये कवर करता है, कंटिन्यूशन में आ जाता है। यहाँ पर जो रिवर आपकी ये जो दिखाई दे रही है, इस रिवर का नाम है मेज, जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो इससे यहाँ से पास होती है। मेजर ट्री स्पीसीज में देखें तो यहाँ पे पाई जाती है थोक, खैर भी पाया जाता है, अमलतास जो है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। एनिमल स्पीसीज में टाइगर्स, पैंथर्स हैं, स्लॉथ वियर्स हैं, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। फिर हम पायरोम्स की बात करते हैं। फॉरेस्ट फायर से CO2 एमिशंस हो रहा है ना। ये तकरीबन 60% ग्लोबली बढ़ चुके हैं सिंस 2001, ऐसा एक स्टडी में कहा गया। इस स्टडी में फॉरेस्ट फायर्स को अलग रखा गया है, नॉन फॉरेस्ट फायर्स को अलग रखा गया है। 12 इको रीजन्स ऑफ पायरोम्स में इसको डिवाइड भी आपका किया गया है CO2 एमिशंस को एनालाइज करने के लिए। तो पायरोम्स हमारे क्या है, वो रीजन्स हैं जहां पर फॉरेस्ट फायर पैटर्न्स आपके सिमिलर एनवायरमेंटल ह्यूमन क्लाइमेटिक फैक्टर्स के साथ में अफेक्ट होते हैं, यानी कि आपके उन एलिमेंट्स को रिवील करते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स बढ़ती चली जा रही, ठीक है। ये जो टर्म है ये हमारा पायरो से आता है, पायरो यानी कि फायर, और बायोम आता है, ठीक है। बायोम यानी कि जहां पर आपका बायोस्फीयर टाइप का सस्टेनेशन रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग इकोलॉजिकल आपके जो जोन्स हैं वो फायर, फॉरेस्ट फायर की बेसिस में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं चीता बैच की। तो देखो भाई, चीता बैच आपका ऑनगोइंग है, आपका हमने काफी हद तक ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं हम। आप लोग अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं 8839961158 पर। ये भाई नंबर है, आप DM कीजिए, आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी। ये जो हमारा बैच है ये 7 महीने का बैच, 7 महीने का बैच है, इसीलिए इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे। जो भी CAPF AC का कोर्स करेगा वो काफी हद तक CDS की GK तो पूरी कर ही लेगा, CDS की इंग्लिश भी काफी हद तक कर लेगा, और मैथ्स का कंपोनेंट भी इसमें आ ही जाता है, ठीक है। GK तो आपकी कंप्लीटली कवर हो ही जाएगी। पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्टिव होता है, जिसमें ऐसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, ग्रामर और ये सब आपका रहता है, ये सब भी भैया इसमें कवर किया जाता है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। बैच स्ट्रेंथ हमारी लिमिटेड ही रहने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रॉपर इवेल्युएशन पेपर 2 के कंपोनेंट्स का होता है। तो भाई अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने तक इसके एनरोलमेंट ओपन है। फेब के एंड में इसके एनरोलमेंट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में कोई भी बंदा इसमें आए वो मेरे ख्याल से कैचअप नहीं कर पाए। तो आप कैचअप कर सकते हैं, तो भैया आ जाओ और इसमें एनरोल कर लो। आगे बात करते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड की। तो एक ट्रोजन एस्टेरॉइड जिसका नाम है 2019 UO4, इसको डिस्कवर किया गया है। ये आपका सैटर्न का आ जाता है, जिससे पता चलता है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो बाकी सारे जाइंट प्लैनेट जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, उनके आसपास भी पाई जाती, ठीक है। यानी कि ये एक स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट को ऑक्यूपाई भी करती हैं,
खासकर L4 और L5 को किसी भी खासकर सन के ऑर्बिट में, ठीक है। आप सबको पता है लैग्रेंज पॉइंट हमारी वो पोजीशन होती है स्पेस में जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट काफी हद तक स्टेबल पोजीशन में रहता है, ड्रिफ्ट नहीं करता है ना। यानी कि दो अगर हमारी बॉडीज ऐसी आ जाती हैं, इन बॉडीज के बीच में ऐसे पॉइंट्स जहां पर इनकी दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड का बहुत ज्यादा असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, तो उनमें यूजफुल इंसाइट्स हमें सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करने में पता चलती है। इससे पहले मिशन लूसी को 2021 में लॉन्च किया गया था। पहला ऐसा मिशन है जो जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया। ये आपके ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के बेल्ट आ जाते, ठीक है। उसका बात करेंगे, स्विट्जरलैंड ने यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन कर लिया है, ESSI। इसकी स्थापना 2022 में की गई थी जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, तो सबकी फटी पड़ी थी, सब डर में आ गए। देखो भाई, ये एक जर्मन लेड यूरोपियन आयरन डोम स्टाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इसके द्वारा यूरोप के डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स। ये नेटो के इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करेगा। 21 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम एज वेल। इनका मतलब अगर ओवरऑल इनके हार्ट में देखें यानी कि इनके कोर में देखें तो एरो 3 आ जाती है। एक इजरायली अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। फिर बात करते हैं इंडिया की जो सोलर इंपोर्ट्स है वो 30 बिलियन एनुअली टच कर सकते हैं 2030 तक, ऐसा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की रिपोर्ट ने कहा है। यानी कि इसमें चाइना के डोमिनेंस को दिखाया गया है ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री में, है ना, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और बाकी कंट्रीज में हो रही है प्रभावित। प्रेजेंटली चाइना 80% ग्लोबल सोलर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को टैकल करता है, कंट्रोल करता है ना। अब इंडिया के सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहली बात तो भैया हम इंपोर्ट्स पे हाईली डिपेंडेबल है, यानी कि हम इंपोर्ट्स में भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी कम है। रॉ मटेरियल की सप्लाई की बात करें तो इंडिया के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हाई प्योरिटी के पॉलीसिलिकॉन और वेफर को हम प्रोड्यूस कर सकें, जो कि बहुत क्रूशियल इनपुट्स होते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में, है ना। हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे गैप्स हैं। हम लेटेस्ट सोलर सेल टेक्नोलॉजीज यानी कि PERC, पैसिवेटेड एमिटर रियर कॉन्टैक्ट बाईफेशियल थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। हाई कैपिटल कॉस्ट है और फाइनेंशियल बैरियर्स भी बहुत ज्यादा। उसके बाद इंडिया और चाइना एक एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स को लेकर एग्रीमेंट है जो कि डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास है। एग्रीमेंट्स के जरिए जो हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ है ना, मिलिट्रीज के बीच में जो तनातनी है उसको कम किया जाएगा, जो 2020 अप्रैल में स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। इसके जरिए इंडो चाइना के उन एरियाज को देखा जाएगा जो वेस्टर्न बॉर्डर पे आ जाते हैं अलोंग ईस्टर्न लद्दाख, ये पूरे एरिया में, यानी कि देमचौक और देपसांग, ये जो आपके देमसाक के प्लेन्स हैं ये आ जाता है और ये आपका देमचौक का इलाका आ जाता है, ये एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। टेंशंस 2020 में आपकी तब आई थी जब चाइना ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ऑब्जेक्शन उठाया था। खासकर गलवान घाटी में जो गलवान वैली है वहां पे एक रोड बनाई जा रही थी, एक की एयरवेज के लिए उसको कनेक्ट किया जा रहा था। इसमें उन्होंने काफी ज्यादा इश्यूज उठाए। इससे पहले सत्सगाम वैली है, वहां पे भी इश्यूज चल रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर में थोड़ा बहुत ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अक्साई चिन तो ऑलरेडी पूरा चाइना के पास में पहुंच ही चुका है, ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो तकरीबन 3488 किलोमीटर लंबा बॉर्डर आ जाता है चाइना के साथ में, क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है और म्यूचुअली एग्रीड LAC भी नहीं, यानी कि एक ऐसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसपे चाइना और इंडिया दोनों एग्री करें, है ना। इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न बॉर्डर जो आपका आ जाता है ये आ जाता है लद्दाख वाला, है ना। ये फोकस करता है जॉनसन लाइन पे जो कि आपकी बनाई गई थी 1860s में, जिसमें अक्साई चिन को इंडिया का पार्ट माना गया है और चाइना मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को बॉर्डर के तौर पे मानती है, ठीक है। मिडिल सेक्टर में आपका नीचे की तरफ हिमाचल प्रदेश वगैरह आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा मेजर नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आ जाता है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन का मेजर मुद्दा है, ठीक है। मैकमोहन लाइन को 1914 में शिमला कन्वेंशन में ड्रॉ किया गया था, चाइना ने मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 की बात करेंगे, इसमें इंडिया की रैंक है 84। भैया इंस्टीट्यूट का नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उन्होंने 2024 की इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट को जारी किया है।
165 कंट्रीज को रैंक किया गया है इस बेसिस पे कि भैया किस इंटेंसिटी के साथ उनकी पॉलिसीज और उनके इंस्टीट्यूशंस लोगों को परमिट करते हैं उनकी खुद की इकोनॉमिक चॉइसेस लेने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात करें तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को यूज किया जाता है। 5 ब्रॉड एरियाज में आपका डेटा पॉइंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं एक ओवरऑल इंडेक्स बनाने के लिए। गवर्नमेंट को साइज को देखेंगे तो इसमें यह भी देखा जाता है कि फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो कैसी है। लीगल सिस्टम, प्रॉपर्टी राइट्स भी देखे जाते हैं, कोर्ट्स की इम्पार्शियलिटी कैसी है, तो प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, लो इस रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन भी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इजी क्लियरेंस और कस्टम्स होना चाहिए ट्रेड के मामले में। इंटरनेशनली आप कितना अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, है ना, क्लियरेंस कितना आपका सही है, कस्टम्स कितना आपका इजी है। रेगुलेशंस को भी देखा जाता है कि मार्केट्स में एंट्री भाई आपकी कितने इजी तरीके से हो सकती है। टॉप और बॉटम रैंकिंग की बात करें तो भाई हमारा हांगकांग जो है वो आपका फर्स्ट पे आ जाता है, वेनेजुएला आपका 165th पे आता है। आयोडीन डिफिशियंसी की बात करते हैं। वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे को मनाया गया आपका अक्टूबर 21। एक आयोडीन की बात करें, एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिससे हमारा थायराइड सॉरी थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन यानी कि T4 और ट्रायोडोथायरोनिन यानी कि T3 इनको रेगुलेट किया जाता है। ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और उसके साथ साथ फीटल और इन्फेंट यानी कि भ्रूण और उसके साथ साथ शिशु इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो फिर आपका हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इसकी वजह से आपको घेंगा यानी कि गोइटर आ जाता है, हो जाता है गले में। डीडी नेशनल पे बहुत ज्यादा इसको दिखाया जाता था नहीं दिखाया जाना चाहिए था, बहुत विवत्स होता था देखने में। प्रेग्नेंट वुमेन में न्यूरो डेवलपमेंटल डेफिशिएट्स हो सकते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है फीटस में, इसकी वजह से मिस कैरेज और स्टिल बर्थ हो सकता है। ठीक है, बाकी में स्टंटेड ग्रोथ है, डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन है, ये सब हो जाता है। एक्सरसाइज नसीम अल बहार की बात करेंगे, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार कंडक्ट की गई। ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में की गई है इन गोवा। ठीक है, INS त्रिकंड और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इंडिया की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हल महारा सी की बात करेंगे, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस की अकॉर्डिंग एक 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है उसने हल महारा सी इंडोनेशिया में स्ट्राइक किया। हल महारा आइलैंड्स के पास में आ जाता भाई, ये हमारा हल महारा आइलैंड है, यही के पास में, ये इंडोनेशिया को बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है ईस्टर्न एंट्री रूट ऑफ इंडोनेशियन थ्रो फ्लो से। ITF पैसेज इसको कहा जाता है आपको, ITF। ठीक है, ईस्टर्न सॉरी इंडोनेशियन थ्रो फ्लो पैसेज कहा जाता है ITF। ITF आपका पैसिफिक ओशन को फर्दर क्या करता है, लिंक करता है आगे की तरफ इंडियन ओशन से। ठीक है, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से लिंक करने का काम करता है। दो एंट्री पैसेज के थ्रू होता है, एक आपका वेस्टर्न पार्ट है, एक आपका ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, अब भैया ये जो हल महारा आइलैंड है ना, ये लार्जेस्ट आइलैंड आ जाता है मोलस्कस का, जो कि आपको मोलुका सी और पैसिफिक ओशन, ये मोलुका सी हो गया और पैसिफिक ओशन हो गया, इनके बीच में लाई करता है। क्यूबा की बात करते हैं जिसकी कैपिटल है हवाना। तो क्यूबा की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोलैप्स कर गई है 4th टाइम इन लास्ट 48 आवर्स। 2 दिन के अंदर 4th टाइम आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है कोलैप्स कर गई है हरिकेन ऑस्कर की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से रेस्टोरेशन वर्क काफी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। कहाँ पे लोकेटेड है भाई, ये लोकेटेड है नॉर्थर्न कैरेबियन सी में। यहीं पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका भी किया जा रहा है, और अटलांटिक ओशन भी सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, कोबाल्ट, निकल, आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, सॉल्ट, टिम्बर, सिलिका और पेट्रोलियम। इसके साथ साथ क्यूबा जो है ये 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल की। ठीक है, मेजर रिवर्स यहाँ आती हैं, काउटा, टोआ भी आती है। इसके साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल, ह्यूमिड भी रहता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, समुद्र के पास सिचुएटेड, और सेमी कॉन्टिनेंटल फीचर्स भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे CAQM, है ना, इन्होंने स्टेज 2 ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप को दिल्ली NCR में लागू करवाया। इसकी इंप्लीमेंटेशन को ऑर्डर उन्होंने किया है। सेंटर की सब कमिटी फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ
ग्रेप, इन्होंने सारे रेलेवेंट एजेंसीज को दिल्ली एनसीआर में बोला है कि आप इन मेजर्स को जो कि आपके स्टेज 2 ऑफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप में बताए गए हैं, इनको आप लागू करिए ताकि एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट ना कर पाए फर्दर। ये जो ग्रेप 2 स्टेज होती है एनसीआर में, ये कोल के यूज को बैन करती है, फायरवुड का यूज भी नहीं किया जाता, डीजल जनरेटर का यूज नहीं किया जाना है एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्विसेज। वेब की बात करें, ये एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म होता है जो AQI लेवल पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ऑफ दिल्ली पे बेस्ड है। इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर रखा है AQI लेवल के हिसाब से। स्टेज 1 यानी कि पुअर कैटेगरी, AQI 201 से लेके 300 के बीच में। स्टेज 2 वेरी पुअर कैटेगरी, है ना, इसमें आपका AQI 301 से लेके 400 रहता है। स्टेज 3 जो आपकी रहती है, सीवियर कैटेगरी बोला जाता है इसको, ये आपकी 401 से 450 तक रहती है। और स्टेज 4 जो रहती है, ये रहती है आपकी सीवियर प्लस कैटेगरी, इससे भी ज्यादा आपका होना चाहिए वैसे पॉल्यूशन को देखते हुए, 451 प्लस जब आपका आता है ना। CKM एनसीआर और एडजॉइनिंग एरियाज में ग्रैप के इम्प्लीमेंटेशन को देखता है। अब इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से वर्क करता है, तो आपका गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा इशू किया जाता है एयर पॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, कि लोगों को बाहर निकलने में कितना ज्यादा खतरा है। 8 पॉल्यूटेंट्स हमारे ऐसे आ जाते हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 एंड H3PB, ये आपकी बैड ओजोन है, ठीक है। इनको AQI को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग क्वालिटीज आ जाती हैं, 0 से 50 तक गुड है, कम से कम इम्पैक्ट है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है सेंसिटिव लोगों को, 100 से लेके 200 तक मॉडरेट होता है, जिन लोगों को लंग अस्थमा हार्ट डिसीज है उनको प्रॉब्लम होगी, 200 से 300 पुअर, यानी कि ज्यादातर लोग अगर बाहर रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी, 201 से 400 आपका रहता है वेरी पुअर, ठीक है, सॉरी 301 से होना चाहिए, 301 से 400 वेरी पुअर, यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस आपका ज्यादा एक्सपोजर पे हो जाएंगी, और 401 से 500 यानी कि सीवियर, यानी कि हेल्थी लोगों को भी इफेक्ट इससे पहुंच सकता है। CAQM की बात करें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। इन्होंने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस किया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात करते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान ने अपने एग्रीमेंट को रिन्यू कर लिया है, जो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर बेस्ड है अगले 5 सालों की। ये एग्रीमेंट 2019 में साइन किया गया था, ओरिजिनली 5 सालों के लिए वैलिड था। इसके द्वारा इंडिया के जो तीर्थ यात्री हैं वो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकते हैं, जो पाकिस्तान में नेहरू वॉल में सिचुएटेड है, बिना किसी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। गुरु नानक जी जो सिखिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 लास्ट ईयर्स करतारपुर, जो कि रावी नदी के पास में आ जाता है, यहाँ पर बिताए थे। इस कॉरिडोर में तकरीबन 4.5 किलोमीटर का लंबा रूट है इंडियन बॉर्डर से डेरा नाना बाबा नानक से लेके पंजाब के करतारपुर कॉरिडोर तक। फिर बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में, तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ठेके में भाई हमारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आ जाते हैं, उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। कोर्ट ने बोला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के जो प्रोविजंस हैं वो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस के ऊपर भी लागू होंगे, अगर आपके डिनाई कर दिए जाते हैं तो फिर वो गलत होगा, है ना। इसमें बोला गया है कि पेड मैटरनिटी लीव वुमेन वर्कर्स को दी जाएगी। 2017 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था, इसमें पेड मैटरनिटी लीव को 12 से 26 वीक्स तक कर दिया गया था। ये आपकी पेड रहेगी सारे वुमेन के लिए जिनके 2 से कम सर्वाइविंग चिल्ड्रन है ना। नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करते हुए इस एक्ट में आपका वर्क फ्रॉम होम या नर्सिंग मदर्स के लिए वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। 12 वीक्स का एक्सटेंशन मैटरनिटी बेनिफिट का कमिश्निंग मदर्स को, एडॉप्टिंग मदर्स को दिया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे पैरबोल्ड राइस की, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो हटा दिया है पैराबोल्ड राइस पे, है ना, राइस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ताकि इसको बाहर भेजा जा सके। इस डिसीजन के जरिए हमारे राइस की ग्लोबल सप्लाईज बढ़ सकती है, इंटरनेशनल राइस प्राइसेस भी कम हो सकती हैं। पैराबोल्ड राइस होता है क्या है, ये एक ऐसा राइस होता है जिसको पार्शली बॉईल किया जाता पार्शली इसको बॉईल किया जाता है ना, पैडी स्टेजेस पे ही इसके अनएडिबल हस्क में, जो इसके ऊपर धान का पूरा जो कवरिंग रहती है, तभी भाई इसको क्या किया जाता है, मिलिंग करने से पहले ही बॉईल कर दिया जाता है, ठीक है। इसको मिनीकेट के नाम से बुलाया जाता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में।
जनरली 3 मेजर स्टेप्स होते हैं पैर बॉइलिंग में। पहले इनको डुबोया जाता है, सोकिंग की जाती है, फिर इनको स्टीम दिया जाता है और उसके बाद में इनको सुखाया जाता है। ठीक है? इसकी वजह से राइस यील्ड बढ़ती है, इंसेक्ट अटैक्स जो होते हैं वो कम होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बी विटामिन और ब्रांड जो रहता है वो ज़्यादा ऑयल का कंटेंट इनमें पाया जाता है। उसका बात करते हैं इंडिया की 4th न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। तो इंडिया की 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN, जिसको S4 स्टार कहा जा रहा है, इसको वाटर में लॉन्च किया है। करंटली हमारे पास 2 SSBSN ऑपरेशनल्स हैं। एक तो INS अरिहंत आ जाता है, एक INS अरिगात आ जाता है, तो S3 क्लास को बिलोंग करती हैं। थर्ड SSBN अरिंदम S4 वो आपकी सी ट्रायल्स में जा रही हैं। तो ये जो S4 सबमरीन जो है इसमें 75% इंडिजीनियस कंटेंट है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर भी है। SSBN एक पोटेंट और हाईली स्पेशलाइज्ड मिलिट्री एसेट है जो क्रूशियल कंपोनेंट के तौर पे एक्ट करती है न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज इनको ऑपरेट करती हैं, जिसमें यूएस है, रशिया है, उसके साथ साथ चाइना है, यूके है और फ्रांस है, और अब इसमें इंडिया भी शामिल हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक मेरिडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC की। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज की जो मिनिस्ट्रीज हैं जो यहाँ को बिलोंग करती हैं, उनसे बोल रहे हैं कि भैया आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेजर चेंजेस होते हैं या अटलांटिक ओशन के करंट में जो आपका कोलैप्स आता है, जो चेंज आता है, उसको रोक सकते हैं। यानी कि AMOC के कोलैप्स से होता क्या है, जो ये जो कोलैप्स होगा AMOC का, इसकी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर हमारा ज्यादा ठंडा हो जाएगा, अटलांटिक के सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कम हो जाएगा और मॉनसून्स आपके साउथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। AMOC है क्या? AMOC एक ओशन का करंट का सिस्टम है जो सर्कुलेट करता है अटलांटिक के ओशंस में। इससे वार्म वाटर जो है वो नॉर्थ में लाया जाता है ऐसे, और कोल्ड वाटर जो है वो साउथ में पहुंचाया जाता है। AMOC शटडाउन की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर आपका ठंडा हो जाएगा, रेनफॉल यूरोप में कम हो जाएगी, एल नीनो पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये हीट और न्यूट्रिएंट्स को वर्ल्ड के ओशन बेसिन में भी ट्रांसफर करता है। फिर हम बात करेंगे नेशनल वाटर अवार्ड्स NWA की। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स को न्यू दिल्ली में दिया। नोडल मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल शक्ति वाली। ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग में फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मोटिवेट करते हैं बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए। 9 कैटेगरीज में इसको दिया जाता है। बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल या कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन स्कूल और कॉलेज से अलग, और बेस्ट सिविल सोसाइटी। उड़ीसा को बेस्ट स्टेट दिया गया है, सूरत को बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी दिया गया है अवार्ड। उसका बात करते हैं अशफाक उल्लाह खान 1900 टू 1917 जिनका 27 जिनका जन्म काल रहा है 27 साल का। रिसेंटली उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। उनका जन्म 1900 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ बख्शी, जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की। ठीक है, मैनिफेस्टो जो HRA का था उसका टाइटल था रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। इसमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया कि एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं ऑर्गेनाइज्ड और आर्म्ड रेवोल्यूशन के जरिए। काकोरी ट्रेन एक्शन में 1925 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मृत्युदंड दिया गया रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह के साथ। तो भैया देखो सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स आपके अक्टूबर के 3rd वीक के भी खत्म हो चुके हैं। नवंबर के 1st वीक के करंट अफेयर्स आप लोगों को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप से मिल चुके होंगे। आप सबको पता है हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज CDS और CAPF के चल ही रहे हैं। भैया थोड़ा नीचे टाइप कर दो। CDS और CAPF AC के ये फर्स्ट 2025 और ये तो एक ही होता है साल में, तो 2025 इनके लिए ऑनगोइंग बैचेस हैं, आप इनरोल कर सकते हैं। अब एक और खबर मैं आपको बता देता हूँ कि SSB विंग्स के साथ डिफेंस उस्ताद ने पार्टनरशिप की है। हमारे जो नए कोर्सेज हैं वो अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स लॉन्च किए जाएंगे। इसमें आपका NDA के नए कोर्सेज भी रहेंगे, CDS के नए कोर्सेज भी रहेंगे। FCAT का तो भाई हम CDS में ही कवर करवा देंगे। CAPF के कोर्सेज भी ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके साथ साथ बाकी के जो डिफेंस के एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं वो एक हाईली कॉम्पिटेंट फैकल्टीज के जरिए हम लोग आपको कवर करवाएंगे। तो भैया स्टे ट्यून्ड। ठीक है, ग्राइंड टू योर